बिहार में हर साल खरमास के बाद सियासी बवाल मचता है। 15 जनवरी को खरमास खत्म हो रहा है और उससे पहले ही सियासी बवाल मच गया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। कहा है इससे पहले नरेंद्र मोदी जी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी आंदोलन के सबसे शानदार जीवित लोगों में श्री नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए के संस्थापक सदस्यों में हैं, सुशासन बाबू हैं। हमने आग्रह किया है कि उनको भी जीवित रहते हुए भारत रत्न दें। केसी त्यागी चाहते हैं कि नीतीश को उनके जीते जी भारत रत्न मिलना चाहिए। त्यागी की डिमांड से पहले मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह भी ये डिमांड कर चुके हैं। और अब जब केसी त्यागी का बयान सामने आया तो हम नेता और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी सामने आ गए। उन्होंने भी इस मांग का समर्थन कर दिया। मांझी ने कहा, भारत रत्न नीतीश कुमार जी, ये शब्द सुनने में कितना अच्छा लगेगा ना। हमें पूर्ण विश्वास है कि अपने फैसले से सबको चौंका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न से नवाजे जाने का फैसला कर एक बार फिर सबको चौंकाएंगे। भारत रत्न नीतीश कुमार। एलजेपीआर के चीफ चिराग पासवान ने भी कहा कि नीतीश कुमार के काम की सराहना की जानी चाहिए। वो भारत रत्न के काबिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चिराग हो या मांझी, ये बीजेपी के करीब माने जाते हैं और ये बात पहले से कही जा रही है कि नीतीश कुमार से भारत रत्न के बदले में बीजेपी सीएम पद का सौदा करने की कोशिश में जुटी हुई है और यही कारण है कि नीतीश को भारत रत्न मिले। इसे लेकर जेडीयू ने ही पल्ला झाड़ लिया। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तो यहां तक कह दिया कि केसी त्यागी होते कौन है जेडीयू का पक्ष लेने वाले, वो जेडीयू में है भी या नहीं ये किसी को नहीं पता। इसलिए त्यागी क्या कह रहे हैं वो जेडीयू का स्टैंड नहीं है। जेडीयू की तरफ से साफ कर दिया गया है कि नीतीश भारत रत्न के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उनके लिए बिहार के सीएम की कुर्सी बचाना ज्यादा जरूरी है। ऐसे में बिहार में इस बात की भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि खरमास के बाद बिहार में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एनडीए के अंदर ही बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सरकार बदलने वाली। स्ट्रेटेजी बनाने वाली संस्था आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी का मामला अब तूल पकड़ चुका है और अब इस मामले को लेकर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सबसे पहले ईडी ने इस मामले को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। एजेंसी का दावा है कि उनके काम में दखल देकर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है, लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी सुप्रीम कोर्ट चली गई और जैसे ही ये खबर सामने आई, ममता सरकार ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी है। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि अगर ईडी इस मामले में कोई भी याचिका दायर करती है तो कोर्ट बिना बंगाल सरकार का पक्ष सुने कोई एक तरफा आदेश या निर्देश पास ना करे। दरअसल बंगाल सरकार का तर्क है कि उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए ताकि न्याय का सिद्धांत बरकरार रहे। जैसा आप जानते हैं कि यह मामला आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा हुआ है। ईडी का कहना है कि उसने कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में आईपैक के कोलकाता दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गई। उधर ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी का असली मकसद भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं बल्कि विपक्षी दलों की चुनावी रणनीति और गोपनीय डेटा चुराना है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है और ईडी का असल मकसद भ्रष्टाचार की जांच करना नहीं बल्कि टीएमसी की चुनावी रणनीति और गोपनीय डेटा को चुराना है। ममता बनर्जी ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए कहा है कि बीजेपी जांच एजेंसियों के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इन सब के बीच ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मामला एक बार फिर तूल पकड़ चुका है और इस मामले को लेकर राज्य की बीजेपी से लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। बीजेपी पर आरोपियों के साथ सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के भारी विरोध के बाद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है। भले ही इस मामले में सरकार को झुकना पड़ा हो और सीबीआई जांच के लिए मानना पड़ा हो, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर शांत नहीं बैठने वाला। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने साफ कर दिया है कि सीबीआई जांच पर विपक्ष अपनी पैनी नजरें बनाए रखेगा। तो वहीं दूसरी तरफ महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने इस मामले में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में बीजेपी को घेरा है। इस मामले में कांग्रेस नेता ने मांग करते हुए कहा, हमारी मांगे हैं वीआईपी एंगल की पूर्ण और स्वतंत्र जांच हो, सबूत नष्ट करने के आदेश देने वालों पर भी कार्रवाई हो, सबूत नष्ट करने वाली विधायक पर भी कार्रवाई हो। अंकिता भंडारी मामले में अलका लांबा ने बीजेपी पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि अगर पीएम मोदी एक दिन में नोटबंदी कर सकते हैं
तो 3 साल में न्याय क्यों नहीं दिला सकते? अंकिता के पिता अजय कुमार और दुष्यंत कुमार का लगातार नाम ले रही हैं, लेकिन ये लोग कहाँ हैं? क्या एसआईटी ने उनसे पूछताछ की? बिना न्यायिक आदेश के स्थानीय बीजेपी विधायक द्वारा रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलाया गया? जैसा आप जानते हैं कि सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी की जान ले ली गई थी और इस घटना में कुछ बीजेपी नेताओं के शामिल होने की भी खबर थी। वहीं अब उत्तराखंड की उर्मिला सनावर के दावों से ये मामला एक बार फिर गर्माया है। मामले में बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई। वहीं अब सरकार ने सीबीआई जांच की मांग पर एक्शन तो ले लिया, लेकिन देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। कांग्रेस सांसद कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने उनसे नागरिकता साबित करने को कहा है। कैप्टन फर्नांडिस भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। उन्होंने कारगिल युद्ध में हिस्सा लिया और कई मेडल्स भी जीते। अब उन्हें अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए नोटिस भेजा गया है, जिससे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग का कहना है ये नोटिस ऑटोमेटिक जारी हुआ है। कैप्टन ने फॉर्म में विधानसभा का नंबर नहीं भरा, इसलिए सिस्टम ने उन्हें अनमैप्ड कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन जानकार पूछ रहे हैं कि क्या एक एसडीएम लेवल का अधिकारी किसी सांसद की नागरिकता की जांच कर सकता है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर गुरदीप सिंह सप्पल ने ये जानकारी शेयर करते हुए लिखा, कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस गोवा से लोकसभा के सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। इससे पहले वो इंडियन नेवी में ऑफिसर रहे हैं। फर्नांडिस कारगिल युद्ध के वक्त ऑपरेशन तलवार में शामिल थे और कई मेडल से अलंकृत हैं। लेकिन एसआईआर में बीएलओ को उनके नाम पर ऑब्जेक्शन है। उन्हें अपने पहचान सिद्ध करने के लिए चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि एसआईआर की मार्फत उसे नागरिकता की जांच करने का अधिकार है। सवाल है कि क्या कोई एसडीएम लेवल का ऑफिसर कैप्टन फर्नांडिस की नागरिकता की जांच का अधिकार भी रखता है? गुरदीप सिंह सप्पल ने आगे लिखा कि चुनाव आयोग ने कहा है कि कैप्टन फर्नांडिस ने फॉर्म में विधानसभा का नंबर नहीं लिखा था, इसलिए सिस्टम ने उन्हें ऑटोमेटिक नोटिस भेज दिया। सवाल है कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई हो गई, क्योंकि ये एक सांसद का मामला है। लेकिन ऐसा कई आम वोटर्स के साथ भी हुआ होगा। सभी नोटिस का समय से जवाब दे दे, ये तो मुमकिन नहीं है। तो क्या ऐसी सिस्टम विफलता के लिए उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठ जाएगा? और एक बार नागरिकता पर ऑब्जेक्शन आ गया तो क्या दूसरी सरकारी एजेंसियां इस पर चुप रहेंगी? सवाल ये भी है कि अगर कैप्टन फर्नांडिस लोकसभा के सांसद नहीं होते, कोई आम नागरिक होते, नेवी के ऑफिसर नहीं होते और उनकी नागरिकता पर चुनाव आयोग अंत में प्रश्न चिन्ह लगा जाती, तो उनके पास रिलीफ पाने के लिए क्या प्रक्रिया है? कुल मिलाकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये चुनाव आयोग की लापरवाही थी या कोई सोची समझी रणनीति। पूछा जा रहा है कि क्या देश के सैनिकों और जनप्रतिनिधियों को भी अब अपनी नागरिकता साबित करनी? प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर कई बार बीजेपी और चुनाव आयोग की पोल खोल चुके हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने एसआईआर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये जो एसआईआर का काम चल रहा है, मैं बता दूं कि कोई ना कोई साजिश चल रही है, पीड़ित समाज का वोट काटने की और अपना वोट बढ़ाने की। मेरी मांग है कि सभी वोटों को आधार से जोड़ा जाए। कोर्ट में तो चल रही है मामला, लेकिन उत्तर प्रदेश में कम से कम आयोग ये डिफरेंस देखते हुए ये फैसला ले कि आधार से जोड़ दिया जाए वोटर। अखिलेश यादव ने भड़कते हुए आगे कहा कि यूपी में बीएलओ के बनाए गए आंकड़े पंचायत चुनाव की लिस्ट में अलग हैं, जबकि विधानसभा की लिस्ट में अलग हैं। जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई, वैसे ही मेरी आशंकाएं सच साबित होती दिख रही हैं। मुझे करीब 3 करोड़ वोट काटे जाने की आशंका थी। इस समय किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने वोट काटे जाएंगे, कितने वोट कटेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच में ये कहा कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनकी स्पीच आर्काइव में है, सबके पास है, सबने सुनी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए आगे कहा कि जब पहले से ये आंकड़ा तय कर लिया गया था, तो ये पूरी प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश के आरोप 2023 में एनसीपी में हुई बड़ी टूट के बाद पहली बार अजीत पवार और सुप्रिया सुले एक साथ नजर आए। मौका था पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनावों के लिए साझा घोषणा पत्र जारी करने का। जैसा आप जानते हैं कि अजीत पवार फिलहाल सत्ताधारी महायुति सरकार में डिप्टी सीएम है, वहीं सुप्रिया सुले विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। इन सब के बावजूद स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दोनों गुटों ने हाथ मिला लिया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए दोनों का साथ आना राज्य की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। तो साथ ही अब इस तस्वीर के सामने आने के बाद तमाम तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूछा जा रहा है कि क्या अब एनसीपी में मनमुटाव खत्म हो गया है और क्या अब एनसीपी फिर से एक हो जाएगी, क्योंकि कार्यक्रम में इस घोषणा पत्र से ज्यादा दोनों नेताओं की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। हाल ही में अजीत पवार ने शरद पवार से भी मुलाकात की थी, जिसने एनसीपी के एक होने की अटकलों को और हवा दे दी। अब अजीत पवार से पूछा गया कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि क्या पार्टी फिर से एक होगी। इस पर अजीत पवार ने एक वाक्य में कहा,
राजनीति में कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता। यानी अजीत पवार ने एक तरह से संकेत दे दिया है कि निकाय चुनाव के बाद दोनों गुटों के स्थायी रूप से साथ आने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तालमेल से जमीनी कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। अब भले ही ये गठबंधन फिलहाल स्थानीय चुनावों तक सीमित दिख रहा है, लेकिन एनसीपी के दोनों गुटों का साथ आना महाराष्ट्र के सियासी समीकरण बदल सकता है। अब एनसीपी फिर से एक होती है या नहीं, ये तो आने वाले वक्त में ही। विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार मनरेगा योजना को खत्म करने का आरोप लगा रहा है और सवालों की बौछार कर रहा है, जिससे बीजेपी सरकार की दिक्कतें बढ़ी हुई है और अब कांग्रेस ने इन दिक्कतों को दोगुना कर दिया है। दरअसल पार्टी ने सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 8 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत की है, जिसका आज तीसरा दिन है। इस दौरान देश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायती राज खत्म करने की साजिश का पर्दाफाश किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान के भिलवाड़ा में जिला अध्यक्ष शिवराम ने कहा कि कांग्रेस हर गांव, हर वार्ड और हर गली में उतरकर मनरेगा बचाने की लड़ाई लड़ेगी। मोदी सरकार जनविरोधी नीतियों की फैक्ट्री बन चुकी है। पहले रोजगार छीना, अब रोजगार का अधिकार भी खत्म करने पर तुली हुई है। तो वहीं रायपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जनता को मनरेगा बचाओ अभियान की जानकारी दी और कहा कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाना चाहती है। इसी वजह से मनरेगा को कमजोर कर उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बुलंदशहर में जिला अध्यक्ष जियाउर रहमान ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस अभियान को जमीनी स्तर तक ले जाएगी। इसके तहत जिले के प्रत्येक ब्लॉक में ग्रामीणों और मनरेगा मजदूरों के साथ चौपालें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा सोनीपत के कांग्रेस भवन में भी प्रेस वार्ता हुई, जिस दौरान अनुशासनात्मक समिति के अध्यक्ष और पूर्व सांसद धर्मपाल मलिक ने कहा कि बीजेपी सरकार को महात्मा गांधी का नाम पसंद नहीं है। 2025 में मनरेगा कानून में बदलाव कर उसका नाम बदल दिया गया, जो भाजपा की सोच और नियत को दर्शाता है। बता दें कि देशव्यापी मनरेगा बचाओ अभियान 25 फरवरी